कल्पना कीजिए कि आप लगभग 20,000 साल पहले रह रहे हैं। उस समय दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी। मैमथ के झुंड ठंडे घास के मैदानों में घूमते थे और सर्दियों में लंबी अंधेरी रातें होती थीं। न कोई हीटर था, न गर्म बिस्तर, और अगर आप खुद न बनाएं तो छत भी नहीं। तो हमारे हिमयुग के पूर्वज कैसे सोते थे और उन्होंने उन कठोर रातों को कैसे पार किया? अंतिम हिमयुग के दौरान मनुष्य यूरोप, एशिया और अमेरिका में व्यापक रूप से फैले हुए थे और उन्हें भीषण ठंड और अनिश्चित मौसम का सामना करना पड़ता था। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि वे गुफाओं में, चट्टानों के नीचे या लकड़ी, पशुओं की खाल, यहाँ तक कि मैमथ की हड्डियों से बने झोपड़ों में रहते थे। उस समय नींद केवल आराम के लिए नहीं, बल्कि जीवन मरण का प्रश्न थी। यदि आश्रय या गर्म रखने की परत गलत चुनी जाए तो इसकी कीमत ठंड से मौत हो सकती थी। जब सर्दी समाप्त होती और गर्मी का मौसम आता तो दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती। फिर भी यह हिमयुग ही था, इसलिए सबसे गर्म महीनों में भी औसत तापमान केवल 5-10 रहता था। सर्दियों में तापमान यूरोप के अधिकांश हिस्सों में 10 से 20 डिग्री या उससे भी कम हो जाता था। इससे मनुष्यों को असली जीवित रहने वाले की तरह सोचना पड़ता था। गर्मी और शरद तो आराम के लिए नहीं, बल्कि तैयारी के लिए होती थी। ईंधन लकड़ी सावधानी से इकट्ठा करके सूखा रखा जाता था। आग के बिना जीवित रहना लगभग असंभव था। भोजन के साथ भी ऐसा ही किया जाता था। शिकारी मैमथ, रेनेडियर और जंगली बैलों का शिकार करते थे, जबकि छोटे जानवर, मछली और पक्षी आहार को पूरा करते थे। बचा हुआ मांस धूप में सुखाया जाता, आग पर धुआं देकर सुरक्षित किया जाता या ठंड में बाहर ही जमा दिया जाता, जिससे प्राकृतिक फ्रिज जैसा वातावरण बन जाता था। वसा चर्बी विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। यह रोशनी, इंसुलेशन और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रदान करती थी, जिससे शरीर ठंडी रातों में गर्म रह सके। सोने की जगह की तैयारी भी बहुत सोच समझ कर की जाती थी। जमीन पर घास, पाइन की पत्तियां और काय की कई परतें बिछाई जाती थीं, ताकि ठंडी जमीन से गर्मी का नुकसान कम हो। ऊपर से मोटी खाल और फर बिछाए जाते थे, जो प्रारंभिक स्लीपिंग बैग की तरह काम करते थे। पुरातत्वविदों का मानना है कि इन वस्तुओं का उपयोग बार बार किया जाता था, उन्हें सुखाया जाता और नमी जमा होने पर बदला जाता था। शून्य से नीचे तापमान में गीली खाल पर सोना बेहद खतरनाक हो सकता था। कपड़े भी उतनी ही सावधानी से बनाए जाते थे। हड्डियों से बनी सुइयों से लोग खाल और फर को सिलकर जैकेट, पैंट और घास से भरे जूते बनाते थे। इन कपड़ों को गर्मियों में तैयार करना जरूरी था, क्योंकि सर्दियों में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। समूह का हर सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। शिकारी मांस और खाल लाते थे, संग्रहकर्ता पौधे और लकड़ी जुटाते थे, बुजुर्ग अनुभव साझा करते थे, यहाँ तक कि बच्चे भी मांस सुखाने और सोने की जगह तैयार करने में मदद करते थे। जीवित रहना व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि सामूहिक सहयोग का परिणाम था। हिमयुग में गर्मियों में प्राप्त हर चीज मांस का टुकड़ा, घरहाल या लकड़ी भविष्य के लिए निवेश थी। यह आराम के लिए नहीं, बल्कि उन कठोर रातों को पार करने के लिए था, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पूरी तरह तैयारी पर निर्भर करती थी। गुफाओं या झोपड़ों के अंदर लोग गर्मी, रोशनी और जंगली जानवरों से बचाव के लिए आग जलाते थे। सोने की जगह को गर्मी के स्रोत के पास रखा जाता था और खाल वफर को कंबल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसे मानव इतिहास के पहले स्लीपिंग बैग कहा जा सकता है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि नीचे घास और काई बिछाई जाती थी, ताकि ठंडी जमीन से इंसुलेशन मिल सके। हालांकि उस समय की नींद के बारे में कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। आधुनिक शिकारी संग्रहकर्ता समुदाय कुछ संकेत देते हैं। शोध से पता चलता है कि लोग लगातार लंबी नींद नहीं लेते थे। उनकी नींद अधिक लचीली थी और अक्सर आग जलाने, जंगली जानवरों से बचाव या बच्चों की देखभाल के लिए बाधित होती थी। बुजुर्ग जो कम सोते थे, रात में पहरा देते थे, जिससे अनजाने में पूरे समूह के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली बन जाती थी। सर्दियों में जब कुछ क्षेत्रों में अंधेरा हर दिन 14 से 16 घंटे तक रहता था, मनुष्य शायद अधिक सोते थे या कम से कम अधिक समय विश्राम में बिताते थे। इसके विपरीत गर्मियों में जब रोशनी देर रात तक रहती थी, उनकी नींद का समय संभवतः कम हो जाता था। कुछ वैज्ञानिकों ने एक साहसिक परिकल्पना भी प्रस्तुत की है कि उस समय के मनुष्यों में शीत निद्रा
हाइबरनेशन जैसी प्रवृत्ति हो सकती थी, जिसका आधार जीवाश्म साक्ष्य हैं जो हड्डियों के विकास में रुकावट दिखाते हैं। क्या वे अपने चयापचय को धीमा करके और नींद की अवधि बढ़ाकर कठोर सर्दियों के अनुकूल हो सकते थे? यह अभी भी एक अप्रमाणित परिकल्पना है और इस पर काफी बहस जारी है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, हिमयुग के मनुष्यों के लिए नींद केवल एक जैविक आवश्यकता नहीं थी, यह एक आवश्यक जीवित रहने की रणनीति थी। समूह में सोना शरीर की गर्मी बनाए रखने में मदद करता था। आग केवल गर्मी ही नहीं देती थी, बल्कि शिकारी जानवरों को दूर रखने में भी सहायक थी। लचीली दिनचर्या यह सुनिश्चित करती थी कि हमेशा कोई न कोई जागकर पहरा दे। यही अनुकूलन क्षमता मानव प्रजाति को कठोर परिस्थितियों से पार पाने और पूरे ग्रह पर फैलने में सहायक बनी। सूरज धीरे धीरे एक बर्फ से ढकी दुनिया पर उगता है। सफेद मैदान क्षितिज तक फैले हुए हैं, जिन्हें केवल बर्फ, चट्टानों और उन जीवों की दूर से आती आवाजें तोड़ती हैं जिन्होंने इस ठंड को अपनाया है। हवा में न जंगल की खुशबू है, न इंसानों के निशान, सिर्फ ठंडक और गहरी निस्तब्धता। यह हिमयुग है, एक ऐसा समय जब पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा जमी हुई थी और जीवन केवल उन्हीं का था जो अनुकूलन करना जानते थे। इस दुनिया में मनुष्य शासक नहीं थे, बल्कि प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा मात्र थे। नाजुक लेकिन दृढ़, वे अपनी अद्भुत अनुकूलन क्षमता के कारण जीवित थे। एक उथली घाटी में लोगों का एक समूह जागना शुरू करता है। वे शिकारी, संग्रहकर्ता हैं, एक परिवार हैं, जीवित रहने वाले लोग हैं। यह उनकी दुनिया है, लेकिन यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। उनका आश्रय मुड़े तुड़े मैमथ की हड्डियों से बनाया गया है, जिन्हें रस्सियों से बांधा गया है। मोटी पशु खालें ऊपर डाली गई हैं, जिन्हें पत्थरों से दबाकर हवा से बचाया गया है। अंदर हवा धुएं, गर्मी और एक छोटे से आग के ढेर से उठती जली हुई चर्बी की गंध से भरी हुई है, जो पूरी रात सुलगती रही है। अगर यह आग बुझ जाए तो ठंड धीरे धीरे अंदर घुस जाएगी और सुबह तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ समूह ऐसे तंबू बनाते थे, जबकि अन्य गुफाओं का उपयोग करते थे, प्राकृतिक संरचनाएं जो बर्फ और समय ने बनाई थीं ताकि हवा और जंगली जानवरों से बच सकें। लेकिन पत्थर भी पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। जीवित रहना हर दिन कमाया जाता था। एक बच्चा आग के पास आता है, एक बुजुर्ग सावधानी से लकड़ी डालता है, अंगारों को ऐसे संभालता है जैसे उनमें जीवन हो, और वास्तव में वही उनका जीवन है। जैसे जैसे रोशनी बर्फ पर फैलती है, शिकारी आश्रय छोड़ देते हैं। वे धीरे धीरे चलते हैं, डर से नहीं बल्कि आदत से। शिकार की शुरुआत बर्फ पर ताजे पैरों के निशानों से होती है। एक झुंड रात में यहां से गुजरा है। शिकारी जमीन को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई कहानी पढ़ रहा हो। निशानों की गहराई, कदमों की दूरी, दिशा, यह ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है। बड़े जानवरों का शिकार केवल ताकत पर नहीं, बल्कि समन्वय पर निर्भर करता है। वे कई समूहों में बंट जाते हैं। एक समूह झुंड को आगे की ओर हाँकता है, जबकि दूसरा आगे छिपकर इंतजार करता है, चट्टानों और झाड़ियों के पीछे। क्षण जल्दी आता है, धरती कांपती है जब झुंड दौड़ता है। आवाजें गूंजती हैं, भाले हवा में उड़ते हैं, कुछ चूकते हैं, कुछ लगते हैं। अंततः शिकार गिर जाता है। जब सब शांत हो जाता है, तब वे आगे बढ़ते हैं। खतरा टल चुका है। इस बीच आश्रय के पास अन्य लोग भी काम में लगे हैं। वे जमी हुई मिट्टी को खोदकर ऊर्जा से भरपूर जड़ें निकालते हैं और उन जामुनों को इकट्ठा करते हैं जो ठंड के कारण सुरक्षित रहे हैं। कुछ तुरंत उपयोग किए जाते हैं, बाकी सुखाकर संग्रहित किए जाते हैं। यह काम शांत है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण। पौधे घाव भरने, दर्द कम करने और तब जीवन बनाए रखने में मदद करते हैं जब शिकार असफल हो जाए। पास ही पहले शिकार किए गए जानवरों की खाल साफ की जाती है, चर्बी को पिघलाकर ईंधन बनाया जाता है और हड्डियों को छांटकर औजारों में बदला जाता है। जानवर के लगभग हर हिस्से का उपयोग किया जाता है, बर्बादी की कोई जगह नहीं। आग के पास पत्थरों के टकराने की आवाज गूंजती है, जीवित रहने की एक परिचित लय। सटीक चोटों के साथ एक पत्थर की धार धीरे धीरे आकार लेती है। हर टूटता हुआ टुकड़ा धार को और तेज बनाता है, लेकिन साथ ही उसके मूल हिस्से को और नाजुक भी बना देता है। एक छोटी सी गलती पूरे औजार को बेकार कर सकती है। भालों की नोक को सावधानी से जांचा जाता है, खुरचने वाले औजारों को फिर से तेज किया जाता है
और लकड़ी के डंडों को आग पर गर्म करके मजबूत बनाया जाता है। उनके पास आग चटकती रहती है, जीवन का एक अनिवार्य स्रोत। यह भोजन पकाती है, जंगली जानवरों को दूर रखती है और रात को एक नियंत्रित स्थान में बदल देती है। आग के बिना जीवित रहना लगभग असंभव है। आग बनाना आसान नहीं है, इसके लिए कौशल, सूखी सामग्री और धैर्य की आवश्यकता होती है। एक बार आग बुझ जाए तो सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता है। इस दुनिया में तकनीक भले ही साधारण हो, लेकिन उसका महत्व जीवन मरण का होता है। जैसे ही शाम होती है, पूरा समूह एक साथ इकट्ठा होता है। भोजन साझा किया जाता है, कोई भी अकेले नहीं खाता। बच्चे हर क्रिया को ध्यान से देखते हैं। औजार बनाना, खाल तैयार करना और बुजुर्गों द्वारा निर्णय लेना कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है और कब शिकार करना है। न कोई लिखित भाषा है, न कोई स्कूल। ज्ञान अवलोकन, अभ्यास और कहानियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। घायल लोगों की देखभाल की जाती है, बच्चों की रक्षा की जाती है और बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। एक अकेला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, लेकिन एक समूह के रूप में वे कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। जब रात गहराती है, कुछ लोग गुफा के अंदर गहराई में जाते हैं। अंधेरे में टिमटिमाती मशालों की रोशनी में चित्र दिखाई देते हैं। मैमथ, घोड़े, जंगली बैल लाल मिट्टी और कोयले से बनाए गए। ये केवल सजावट नहीं है, ये शिकार की यादें हो सकती हैं, विश्वास, अनुष्ठान या एक खतरनाक दुनिया को समझने का प्रयास। चाहे उनका अर्थ कुछ भी हो, वे एक बात स्पष्ट करते हैं, रचनात्मकता सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कभी समाप्त नहीं होती। अंधेरा छा जाता है, आग फिर से जलाई जाती है, चिंगारियां ठंडी रात में उड़ती हैं। रोशनी के बाहर शिकारी जानवर अब भी घात लगाए रहते हैं। लोग धीरे धीरे सो जाते हैं, लेकिन हमेशा कोई न कोई जागता रहता है। हर किसी के लिए सुबह नहीं आती, फिर भी दिन ब दिन वे ठंड, भूख और खतरे का सामना करते हुए जीवित रहते हैं। वे अनुकूलित होते हैं, वे सृजन करते हैं, वे सहयोग करते हैं। उन्होंने जो छोड़ा वह केवल औजार या हड्डियां नहीं थीं, बल्कि कहानियां, कला और ज्ञान भी थे। उन्होंने मानवता की नींव रखी। बर्फ से आकार लिए इस संसार में मनुष्यों ने सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा। जीवित रहना जीतने का नाम नहीं है, बल्कि समझने का, अपने वातावरण को समझना और एक दूसरे को समझना।